नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं नरेश शर्मा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपने उम्मीदवारों की छठी सूची के नामों का ऐलान कर दिया है और इस लिस्ट में बीजेपी के 10 उम्मीदवारों का नाम शामिल है और इसमें जम्मू की वो महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी शामिल है जिनके ऊपर लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था कि आखिरकार किस उम्मीदवार को इन सीटों पर टिकट मिलेगा, क्योंकि कई सारे बड़े दिग्गजों का नाम भी था। पहले हम आपको बता दें कि किन किन सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। जो छठी सूची जारी हुई है उसमें 6 नाम, माफ करना, 10 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं और इसमें उधमपुर ईस्ट की सीट भी शामिल है, कठुआ की सीट भी शामिल है, मढ़ की सीट भी शामिल है, बाहू की सीट भी शामिल है और बिश्ना की सीट भी शामिल है। सीट पर हम पूरा तबसरा करेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर सहयोगी ललित खजूरिया जी भी हैं। ललित जी, स्वागत है आपका। आखिरकार जो इंतजार किया जा रहा था बीजेपी की इस लिस्ट का, वो लिस्ट आ गई है। देखिए, इंतजार बहुत लंबा था क्योंकि पहली जब इन्होंने सूची जारी की थी उसके बाद जिस तरह से इन्होंने सूची वापस ली, फिर कुछ नामों में बदलाव हुआ, तो विद्रोह जो था वो भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में देखने को मिला और उसके बाद बड़ा फूंक फूंक कर कदम रखा गया। और खासकर ये जो 10 नामों की सूची है जिसमें कठुआ, आप मढ़, बिश्ना, यहाँ पर आप लगा लीजिए ये बाऊ फोर्ट, उधमपुर ईस्ट वाली, ये इनमें सीटें जो पांच थी, इनमें 5 सीटें जम्मू संभाग की हैं, महत्वपूर्ण सीटें हैं, और 5 सीटें कश्मीर संभाग की। और ऐसा लग रहा था कि शायद कल या मतलब अमित शाह जी से पहले इसकी घोषणा हो जाएगी, लेकिन नहीं हुई। फिर ऐसा लग रहा, फिर ये हुआ कि अमित शाह जी के दौरे के बाद ही इसका ऐलान होगा, ये सूची जारी होगी। क्योंकि अगर ये सूची पहले जारी कर देते तो शायद इस बार भी विद्रोह देखने को मिलता, विरोध होता, वहां पर प्रदर्शन करते, हर एक कैंडिडेट के जो कहता कि मुझे टिकट मिले जाए, तो उनके समर्थक जो हैं वो शायद इसके ऊपर विरोध प्रदर्शन करते और ये एक छवि जो थी वो एक गलत मैसेज सेंटर तक पहुंचाती या लोगों के बीच में पहुंचाती। तो यही उसका इंतजार किया जा रहा था कि कब अमित शाह जी जाएं और किस तरह से ये ऐलान करें। सबसे ज्यादा निगाहें जो थी वो थी बाहू फोर्ट पर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आऊंगा, दर्शकों को नाम बताऊंगा, लेकिन पहले मैं जल्दी से कश्मीर संभाग की 5 सीटों के नाम पढ़ देता हूं। उसके बाद जम्मू संभाग की सीटों पर आएंगे और पूरा जो एनालिसिस है वो करेंगे। सबसे पहले मैं करना सीट की बात कर देता हूं। ललित जी, करना सीट पर मोहम्मद इद्रीस करनाही को बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बनाया है। वहीं हंदवाड़ा की अगर बात करें तो हंदवाड़ा से गुलाम मोहम्मद मीर को बीजेपी ने टिकट दिया है। वहीं सोनावारी की बात करें तो सोनावारी से अब्दुल रशीद खान को बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बनाया है। बांदीपुरा से नसीर अहमद लोन बीजेपी की टिकट हासिल करने में कामयाब हुए हैं। वहीं गुरेज गुरेज जो सीट है, ये एसटी रिजर्व सीट है और एसटी जो रिजर्व सीट है उस पर बीजेपी की काफी निगाहें हैं। यहाँ से फकीर मोहम्मद खान को टिकट दिया गया है। वहीं अब मैं आता हूँ जम्मू संभाग की सीटों पर। तो उधमपुर ईस्ट की सबसे पहले मैं बात करता हूं ललित जी। उधमपुर ईस्ट से आरएस पठानिया जी को टिकट जो है वो बीजेपी का मिला है। देखिए, आरएस पठानिया और पवन खजूरिया के बीच में जबरदस्त लड़ाई चल रही थी और कौन बाजी मारेगा इस पर सबके निगाहें थी। हालांकि पवन खजूरिया के समर्थक ये कह रहे थे कि हमारी टिकट निश्चित है, वो पूरी होगी, या ठप्पा लग गया हुआ है, बस ऐलान की बारी है। तो वहीं आरएस पठानिया को आप देखिए कि उन्हें भी पूरा यकीन था कि मुझे टिकट मिलेगी। और जिस तरह से वो लगातार कैंपेन कर रहे हैं, आप देखिए, वो बकायदा उन्होंने लोगों के घर घर जाकर और बीजेपी का वो झंडा लेकर उस तरह से उन्होंने कैंपेनिंग की। तो उनको भी पूरा आश्वासन था कि हाँ मुझे मिलेगी, लेकिन ये था कि सीक्रेट था। हालांकि फैसला पहले का हो गया होगा, लेकिन फिर भी सीक्रेसी जो थी वो रखी गई थी और ये बता दिया है। देखिए, इसमें अब 2 चीजें हैं, जीते हुए कैंडिडेट पर विश्वास जताया, लेकिन सवाल ये भी है कि जो हारे हैं आपने उनको भी टिकट दी है। कहीं विद्रोह तो नहीं हो जाएगा यहाँ पे? अब विद्रोह नहीं होगा, अब क्या करेंगे विद्रोह करके? चलिए, भीतर घात होगा विद्रोह के बाद में। मैं बता रहा हूँ, श्यामलाल जी हारे हुए थे, उनको टिकट मिली, जो बाहर से आए हैं। आप देखिए, क्या नाम है, बलवंत सिंह मंकोटिया हारे हुए, विद्रोह हो सकता है लेकिन अंदर अंदर से, अंदर खाने में, ओपन नहीं होगा। ओपनली कोई नहीं आएगा। अब जो विद्रोह करेगा वो 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित हो जाएगा।
क्योंकि अब विद्रोह करने का कोई अब फायदा नहीं है, विद्रोह करने टिकट का फायदा भी अनाउंसमेंट नहीं है। कर दी गई है। और हाँ, अब भीतर घात है। अब ये चलेगा अंदर खाने में हाँ। कौन क्या चाल चलता है, कौन किसको चालाक सपोर्ट करता है, चौकस कौन जो होते हाँ, हैं वो कौन करेगा। किसको सपोर्ट करता है नहीं वो करता है, तो ये देखना दिलचस्प होगा। अब मैं आता हूँ कठुआ सीट से। बिल्कुल कठुआ एससी रिजर्व सीट है और डॉक्टर भारत भूषण। देखिए, इस नाम पर सबसे ज्यादा चर्चा होगी। व्यक्ति ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण नहीं की थी, 1-2 दिन के अंदर इनका इस्तीफा मंजूर होता है, परसों वीआरएस इनको ठीक है, और तुरंत इनको सीट मिल जाती है। आप सोचिए कि उस कार्यकर्ता के साथ कितनी ठगी, कितना धोखा हुआ है, जिस कार्यकर्ता ने बकायदा मेहनत की, चुनाव लड़ने का मन बनाया, और भी नेता थे, दे देते आप। और सबसे आज का दौर है ना, वो सबसे बढ़िया है। आप 20-20 साल, 25-25, 30-30 साल आप नौकरी करें, नौकरी करें। अपना भविष्य तो सुरक्षित है ही पेंशन में, और पॉलिटिकल इसमें आके, पॉलिटिक्स में आके आप अपना और भविष्य वो बना देते हैं। और ये मनियाल साहब, डॉक्टर हाँ, मनियाल एक मिनट। साहब के रिश्तेदार है, सुनिए, अच्छा, यहाँ पर भी कोई ना कोई सिफारिश, क्योंकि सवाल यह है कि एक एक जो ब्यूरोक्रेट आदमी होता है या नौकरी करता है, वो किस तरह से काम करता है, कौन सी उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो थी, उसे देखते हुए आप लोग फटाफट मोहर लगा देते हैं। खैर, अब तो कह फैसला रहे हैं कि हो गया। जनता के बीच इनकी छवि अच्छी है, अच्छा काम ये सोशल वेलफेयर तो फिर डिपार्टमेंट में नहीं, है, अगर अच्छा इन्होंने छवि काम अच्छी किया है, छवि अच्छी है, तो आपने सब ब्यूरोक्रेट्स को दे देना था ना। क्या सभी ब्यूरोक्रेट्स की छवि अच्छी थोड़ी ना होती है, कई करप्ट होते हैं, कईयों पे तो चार्जेस भाई लगे होते हैं। ढूंढ लाते ना। तो वो ढूंढ ये लिया ना नहीं उन्होंने, था। वो ढूंढ लिया ये उन्होंने। सिंपल सा ये था, ऐसा कुछ नहीं है। ये है कि हाँ, और भी नाम थे, और भी नाम थे बीजेपी की तरफ कार्यकर्ता, से। देखिए कार्यकर्ता, जब आप ब्यूरोक्रेट्स को देते हैं, आप बाहर के नेता आए और दूसरे नेता के बीच में लड़ाई होती है, क्योंकि वो भी पॉलिटिशियन है, उसने भी समाज के लिए काम किया है, दूसरे ने भी अपनी पार्टी के लिए काम किया, तो वहां पर चलता है। लेकिन जब आप एक कार्यकर्ता को दरकिनार करके, और सदस्यता एक होता है ना कि चलो जी पिछले 3 साल से रिटायर्ड हुआ हो, तो फिर पार्टी के लिए पार्टी के लिए काम कर रहा हो, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर इस तरह से आना, और ये सवाल उठेंगे, और रिश्तेदारी पर सवाल उठेंगे कि हाँ, डॉक्टर मनियाल साहब का भी कहीं ना कहीं दबाव था, कोई सिफारिश थी, तभी ऐसा, वरना कौन जानता किसी को। बिल्कुल बिल्कुल, इनका मुकाबला जो है भारत भूषण का बीएसपी के साथ इनका सीधा मुकाबला होगा, क्योंकि कठुआ सीट की अगर क्या उनके जो संदीप मल्होत्रा, क्या नाम है? संदीप मल्होत्रा जो कि उसमें मल्होत्रा साहब के बेटे जिनका देहांत हो गया। हाँ, इनके पिताजी हैं, वो भी 2 बार बीएसपी के टिकट से इलेक्शन लड़ चुके थे, अभी वो दिवंगत हो गए हैं। सोमनाथ मल्होत्रा के बेटे संदीप मल्होत्रा, इनके साथ अच्छी छवि इनकी है। और ये डीडीसी के सदस्य, डीडीसी के सदस्य हैं। लड़ाई है एक पॉलिटिशियन की, एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स के साथ। बिल्कुल, ठीक है। और बिश्नाह सीट में आता हूँ। बिश्नाह सीट भी राजीव भगत। एससी रिजर्व सीट है, और राजीव भगत को बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बनाया। खैर, इसके बारे में इतना ही जानता हूँ, लेकिन ये है कि बिश्नाह पर भी माथापच्ची चल रही थी, और इस माथापच्ची के बीच में राजीव भगत जी का भी नाम आ गया। कांग्रेस की अगर बात करें तो बिश्नाह से उनका नाम चल रहा है, एनएसयूआई के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नीरज कुंडल का, नीरज को, है ना, पहले चल रहा है, वो कैंपेनिंग कर रहे हैं काफी। कर रहे हैं। अब देखना ये है, कांग्रेस के ऊपर बाद में आते हैं, कांग्रेस के ऊपर मंथन होगा। इनका मुकाबले की बात कर रहा हूं। मुकाबले भी बात करेंगे। अगर कुंदन जी को टिकट मिलता है, कांग्रेस, देखिए, नीरज कुंदन को अगर टिकट मिलता है, नीरज कुंदन को मिले ना मिले उसको छोड़िए, कांग्रेस ने ऐसा लगता है कि हथियार डाल दिए हैं, हार मान ली है। हर सीटों पे इन लोगों ने 1-2 सीट को छोड़ के जिस तरह से सरेंडर किया है, जिस तरह से इन्होंने सरेंडर, आगे कब आएंगे? कांग्रेस पे चर्चा करेंगे हम फिलहाल बाद में। अच्छा, लेकिन पहले हाँ, बहु सीट से देखिए। बिल्कुल, ये वो सीट थी जिस पर सबकी निगाहें थी, और इस पर जो ध्वनि चल रहा था, हाई प्रोफाइल कैंडिडेट और लाइन में थे, और एक ऐसा कैंडिडेट जिसको अपने बयान को लेकर और उस बयान को चर्चा का केंद्र बनाकर ऐसा दबाव बनाया जा रहा था कि इस व्यक्ति को सीट नहीं लेने देनी है। इतना ज्यादा इस सीट के ऊपर वो चल रहा था। कविंद्र गुप्ता जी का नाम चला, फिर और 2-4 नेता, बीच में तो ऐसी भी खबरें थी कि कविंद्र गुप्ता को मिल गई है टिकट, है ना, मिल गई, फाइनल हो गया। बिल्कुल, कविंद्र गुप्ता जी भी आशीर्वाद लेने चले गए वहां पर, ये भी रैली वगैरह निकालना। रंधावा साहब भी आशीर्वाद लेने बाहू माता के, रंधावा साहब ने साहब कहते कि जो बावे वाली माता तय करेगी, मुझे मंजूर होगा, मैं आशीर्वाद लेने आया हूँ। और बावे वाली माता जी ने
इनकी जो प्रार्थना थी वो कबूल कर ली, और मुझे लगता है कि अब तुरंत इनको बावे वाली माता जी के वहां पर माथा टेकना चाहिए। लेकिन कविंदर गुप्ता की आप बात करें तो उनका नाम जिस तरह से चल रहा था, हालांकि हम भी हैरान थे, खासकर मैं तो बहुत हैरान था, क्योंकि आप एक रूल जो है वो जो रूल होता है वो दो बंदों पर एक ही रूल चलेगा, एक बंदे के लिए अलग अलग नहीं हो सकता, मतलब कि दो बंदों के लिए अलग अलग रूल नहीं होगा। जिस तरह से आपने डॉक्टर निर्मल सिंह जी की टिकट काटी, उनको टिकट नहीं दिया, तो वही रूल जो था वो इन पर लागू होना था, क्योंकि कविंद्र वो गुप्ता भी के ऊपर डिप्टी भी सीएम पहले रहे और फिर स्पीकर बने, दोनों स्पीकर। आपने उनका टिकट काट दी। और जिस तरह से कविंदर गुप्ता जी का नाम चल रहा था कविंदर गुप्ता जी भी पहले स्पीकर थे, फिर डिप्टी सीएम हुए। तो आप जब एक ही टिकट काटेंगे, दूसरे को दोगे, तो आप किस तरह से जस्टिफाई करेंगे, किस तरह से आप बताएंगे कि भाई साहब आपने निर्मल सिंह जी की क्यों काटी बिल्कुल और बिल्कुल कविंदर बिल्कुल। गुप्ता जी की तो आपने जो क्यों रूल है टिकट। वो सब पे और जैसे सेम कविंदर गुप्ता जी- लागू ना ना हुआ। ना सुनिए, कविंदर गुप्ता जी के ऊपर भी बेहतर बहुत सारे सवाल थे, बहुत ज्यादा सवाल उठ रहे थे। जिस तरह से जमीन का रोशनी एक्ट के तहत जो जमीन थी, हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि ये जमीन मेरे नाम किसने कर दी मुझे नहीं पता लेकिन ये जमीन मेरी नहीं है, मैंने स्टेट को दे दी है, स्टेट डिपार्टमेंट ने ले ली है मेरे से, और आप इसे दान कर दीजिए गौशाला को। जब आपकी जमीन है ही नहीं, जब आपको पता ही नहीं है आपके नाम किसने कर दी, फिर आप कौन होते हैं इसको गौशाला पर दान करने वाले? यानी कि एक कैसा कार्ड खेला जा रहा था धार्मिक कार्ड की देखिए, इस जमीन को मैंने हिंदुओं के लिए गौशाला के लिए दान पे दे दी और मैं बहुत बड़ा नेता बन जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। तो चलिए अभी आप लोगों के बीच में जाते हैं, लोग आपके खिलाफ आवाज हल्की सी उठाते हैं, आप कहते हैं भाड़े के टट्टू। एक राजनेता का बेटा आपके ऊपर कमेंट करता है और आप कहते हैं कि जी मेरे बच्चों में बड़े संस्कार है, उनके बच्चों में आप मतलब आप छोटे बच्चों के साथ उलझ जाते हैं। तो ये जो छवि है, ये कहीं ना कहीं सेंटर तक ये चीजें जाती हैं, बिल्कुल ये बिल्कुल बिल्कुल, हाई कमांड शायद तक जाती है, तो पार्टी उनके ने पार्टी के यहाँ पर भी जाती है, तो पार्टी ने भी देखा होगा कि भाई साहब ये हम कर क्या रहे हैं। पार्टी ने यही सब चीजें देखकर शायद फैसला बिल्कुल। ले लिया है और विक्रम रंधावा को वाहू से टिकट दिया है। विक्रम रंधावा बिल्कुल और इनके जो पिताजी हैं वो भी एमएलए रह एमएलए चुके रहे हैं। हैं। और दूसरा ये है कि देखो, विक्रम रंधावा की या फिर सुखनंदन जी या फिर बिल्कुल श्याम बिल्कुल, चौधरी जी, मैं उसी सवाल पे आ रहा था कि जम्मू संवाद जाटों का जो बिल्कुल जाटों का जो जो मुद्दा था वो काफी गरमाया रहा हुआ कि था। पार्टी की और बीजेपी जम्मू ने संवाद अनदेखी की है जाटों के साथ। बिल्कुल श्याम चौधरी का टिकट वहां से काट दिया और कई सारे जो सुखनंदन जी हैं उनका टिकट काट दिया। और ये कहीं ना कहीं रंधावा को जो टिकट मिला, ये कहीं ना कहीं पार्टी जो डैमेज कंट्रोल कर रही है। बिल्कुल। देखिए, हम बार बार ये कह रहे थे कि आपने हर आपने प्रमुखता से हाँ, उठाया था इस मुद्दे हर बिरादरी, हर जात के लोगों को आपने टिकट दी है। हालांकि जात पात होती नहीं है, लेकिन फिर भी समीकरण बिठाने पड़ते हैं आपको, उस हिसाब से आप टिकट देते हो। क्योंकि अगर जात पात के ऊपर टिकट आप कहते हो कि नहीं देनी चाहिए और राजनीति जाति के आधार पर नहीं करनी चाहिए, तो फिर मुझे लगता है ये जो सीटें आप रिजर्व करते हो तो किस लिए करते हो आप? SC ST के लिए अगर आपने सीटें रिजर्व की हैं तो किस लिए की हैं? जाति जाति के आधार पर की है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अगर रिजर्वेशन मिल जाए तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं की जातिवाद है, कि जात है, जाति का जो मसला है वो है, कम्युनिटी को जो है वो उनको रिजर्वेशन। आपने ब्राह्मणों को दी, आपने जाटों उनको दी, राजपूतों को दी, महाजन को दी, आपने शेड्यूल कास्ट को दी, शेड्यूल ट्राइब्स को दी, और भी सबको सिख को दी, बिल्कुल सबको दी। अलग अलग कम्युनिटी को अधिकार देने के लिए, उनको अख्तियार देने के लिए। बिल्कुल, जाटों को जिस तरह से इग्नोर किया जा रहा था कि जाट को जिस तरह एंड तक मतलब आप साफ नहीं कर पा रहे थे, कि तो ऐसा लग रहा था कि जाटों की जो राजनीति है, जाटों का जो प्रतिनिधित्व है, वो शायद इस बार असेंबली में ना पहुंचे। हालांकि हर असेंबली में दो दो जाट जो है वो पहुंचते रहते हैं, लेकिन आपको हर कम्युनिटी को अपने साथ लेना पड़ता है। और ऐसा लग रहा था कि शायद इस बार जो है, तभी हमने आवाज उठाया, मैं कहा सब तो दिख रहे हैं लेकिन जाट नहीं यहाँ पे दिख रहे। तो कईयों ने प्रोटेस्ट भी किया। बोपर आए जैसे जो सामाजिक कार्यकर्ता है, उन्होंने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने साफ कहा कि भाई साहब मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी दे, मैं कह रहा हूँ कांग्रेस को भी हम कह रहे हैं कि आप भी क्यों जाटों को इग्नोर कर रहे हैं, जब सबको दे रहे हैं। तो यहाँ पर अब रंधावा का ये था कि रंधावा का वो बयान जो उन्होंने डॉक्टर जतेंद्र सिंह पर दिया था, तो सभी वो शायद इसीलिए देरी तो नहीं हुई, इसलिए दे रही हो, तो सभी ये कह रहे थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो बकायदा उन्होंने बयान सभी दिया। ये कह रहे थे कि ये जो बयान है इनके लिए, और बाद में उन्होंने माफी भी मांगी। चलो माफ, देखिए होता क्या, मैं आपको बताता हूँ। जब पार्टी पर आरोप लगता है और एक बहुत बड़े नेता पर और बहुत बड़े आप PM मंत्री पर
इस तरह के आरोप लगते हैं तो फिर पार्टी का भी दबाव आता है कि भाई साहब ये क्या कर रहे हो, हम तो भ्रष्टाचार मुक्त का वो दे रहे हैं, नारा दे रहे हैं, हम कह रहे हैं यहाँ पे भ्रष्टाचार ही नहीं हो रहा, आप हमारे नेता के ऊपर वो कर रहे हैं। और ये किसी छोटे मोटे नेता ने नहीं कहा था, और ऐसा लग रहा था कि वो जो बयान है वो इनके लिए आत्मघाती साबित हो रहा है। वो बयान शायद इनको टिकट ना मिलने में मिलने मुश्किल हुई मुश्किल शायद। हो रही है। और कुछ चर्चाएं तो ऐसे भी, मतलब बाजारों में देखिए, ये राजनीतिक गलियारों में या बाजारों में ये चर्चा थी कि डॉक्टर साहब, देखना है कि डॉक्टर साहब इनको टिकट लेने देते हैं या नहीं लेने देते हैं, ये एक चर्चा थी। बिल्कुल ये चर्चा थी। ये हो सकता है चर्चा कि हो सकता है कि डॉक्टर उनकी फेवर में ही हो, लेकिन फेवर में चर्चा हो। चर्चा ये थी कि उस उनको मसले की लेकर वजह से बिल्कुल, टिकट में कि शायद विलंब हो डॉक्टर रहा है। साहब भी दबाव बनाएंगे कि भाई साहब ये तो मेरे खिलाफ बोला था। लेकिन पार्टियों में ऐसा नहीं होता, ऐसी चर्चा ऐसी चर्चाएं होती रहती हैं। ये पार्टी में कंफर्म नहीं कर रहे कि डॉक्टर साहब ऐसा ही कर रहे होंगे। होता ही नहीं है, होता ही नहीं है, ये तो चर्चा है ना। देखिए, जो पब्लिकली बातें होती है वो आपको इसमें लाना है, इसमें कोई सबूत नहीं चाहिए आपको कि हाँ जी, आपको कल को कोई कहेगा कि सबूत लाओ जी, किसने कहा था कि मैं ये दबाव बना रहे थे, किसने कहा था ये नहीं कर रही। ये बातें होती हैं जो लोगों के बीच में चर्चा का विषय बनता है, तो ये चीजें होती हैं। लेकिन कुल मिलाकर पार्टी जो है वो अपनी एकजुटता और क्या कहते हैं, चुनाव जीतने के लिए ये सब कुछ होता है। और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ था, लेकिन फिर भी ये चर्चा का एक विषय था। लेकिन खैर, अब सारे जो संशय थे वो दूर हो गए हैं। और बीजेपी ने जो बादल छाए एक हुए थे कि हाँ जी, मजबूत जाट चेहरे को वाहू मजबूत बात। सीट से और मैं उतार बता दूं दिया कि है। इनकी एक खासियत है। देखिए, हारना जीतना ये अलग विषय है, ये जनता तय करेगी। लेकिन जनता की नजरों में एक वो भी जाता है, एक मैसेज भी जाता है, यहाँ एक छवि भी बनती है। और इनकी छवि ऐसी है, देखिए, इतना तो है कि इसके विक्रम रंधावा पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप तो है नहीं। एक छवि और भी है इनकी, टैटू वाले उम्मीदवार वाले, हाँ, और कमल के फूल कमल का के टैटू फूल। वाले। मुझे लगता है कि जब ये अमित शाह जी को रिसीव करने गए होंगे तो हाय शाय, मतलब नमस्ते वगैरह तो किए होंगे, और साथ में ये भी कहा होगा कि थोड़ा ध्यान परमानेंट टैटू नहीं, थोड़ा ध्यान रखिएगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये भी होगा। चलिए अभी तो आगे। ये लड़ाई बड़ी जबरदस्त है, जीत हार अलग चीज अच्छा, है, इनका लेकिन मुकाबला किनसे होगा? कोई संभावित उम्मीदवार कांग्रेस के रमन भल्ला का नाम भी दो चल नाम रहा है। चल रहे हैं। एक टोनी, हाँ, तरनजीत सिंह टोनी का भी टोनी चल रहा है, रमन और भल्ला का रमन भी। भल्ला का भी चल रहा है। रमन भल्ला अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। कोई कह रहा था कि अगर कविंद्र गुप्ता जी को टिकट मिलेगी तो रमन भल्ला जी यहाँ से चल, देखिए ये भी एक चर्चा है, चर्चा बाजार गर्म है, ठीक है, चर्चा अटकलें चलती रहती है कि अगर कविंद्र गुप्ता जी को मिलेगी तो ये बाहू से लड़ेंगे, और अगर रंधावा जी को मिलेंगी तो ये साउथ से लड़ेंगे। अब किससे मुकाबला होता है ये अलग है, लेकिन इतना है कि विक्रम रंधावा जी जो पिछले कई दिनों से परेशान चल रहे थे, बार बार परेशानी तो खैर होती होगी, जो सबको परेशानी जिनका थी। लिस्ट में जिनका नाम चल रहा होगा, जिनका देखिए, फाइनल नहीं कविंद्र होता गुप्ता है। जी कितने खुश होंगे आप सोचिए, क्योंकि मुझे याद है जब ये कह रहे थे कि मैं सोया हुआ था, अमित शाह जी की मैंने कितनी कॉलें आई, मैं हैरान हो गया। फिर उन्होंने कहा कि तुम्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। फिर मैंने चुंटी मारी अपने आप को कि मैं सपना तो नहीं देख रहा। मुझे लगता है ऐसी चुंटी इनको दोबारा से लगी होगी। और जिस हिसाब से जो चर्चा का बाजार ये भी गर्म था कि गृह मंत्रालय ने, मतलब वो होम डिपार्टमेंट, जो गृह मंत्रालय, यहाँ से जो भी उनके, तो उन्होंने कहा था कि डायरेक्ट कह रहे, मतलब ये चर्चा की डायरेक्ट अमित शाह जी का फोन आया था इनको कि आप तैयारी करिए। चलिए वो तो ये भी चर्चा है, है चर्चा क्या, इनके नेता कह रहे थे कि जी सब कुछ पक्का हो गया है, इनको फोन आ गया है, अमित शाह जी का कह रहे हैं कि तैयारी रखिए। यार, अगर अच्छा, दूसरे नेता सुनो सही, टिकट मंत्रालय से नहीं, वो पार्टी से मिलती है। पार्टी से बात, ये चर्चाओं का बाजार गर्म है ना। अच्छा, दूसरे के लिए कह रहे थे कि भैया उसको भी मिल गया है, तो तीसरा बोला दोनों को फोन आ गए होंगे, लेकिन दोनों को ये नहीं बताया कि किसके लिए प्रचार करना है, किसके लिए तैयारी करनी है। तो ये भी वो था। लेकिन हाँ, ये है कि अब सब कुछ हो गया। चलिए एक लेकिन आखिरी नाम, कांग्रेस- मड SC रिजर्व सीट है, ये भी यहाँ से सुरेंद्र भगत को टिकट दिया गया। सुरेंद्र भगत को टिकट दिया तो सुनने में आया ये सुखनंदन जी के बड़े खासम खास हैं। हालांकि सुखनंदन जी के एक और भी बड़े खासम खास थे जिन्होंने DDC का चुनाव जीता था, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि इनके बड़े खासम खास लोग कह रहे हैं। और फोन भी मुझे आया था, कह रहे थे ये उनके बड़े खास है। तो देखिए, उनकी चल गई। तो मैंने कहा चलती किसी की, अगर इतनी चलनी होती तो जिन नेताओं के टिकट कटे हैं वो अपनी खुद की चला के खुद की ले लेते। भैया मुझे टिकट लेनी अपने लिए, मैं आपकी सिफारिश क्यों करूंगा, मुझे खुद की करनी है ज्यादा सिफारिश। अगर आप खुद भी लाइन में यहाँ पे बाली भगत एक ऐसी का बहुत बड़ा चेहरा था, उनको नहीं मिली, DDC वालों को नहीं मिली जो जीते हुए थे। दाव देखिए, इस बार देखिए, जो हमने कहा था कि 60% जो है नए चेहरे आएंगे, 60-65% शुरू से, नए चेहरे का और मतलब वही
नए चेहरे तो हैं सब। नहीं, नए चेहरे का मतलब कि जो पार्टी में नए आए हैं, जो पार्टी में है, लेकिन उम्मीदवार के तौर पर नए हैं। उम्मीदवार के तौर पर पार्टी में सब नए होते हैं। नहीं, नहीं, भारत भूषण जी नए नहीं है, वो तो पार्टी में अभी जैसा आप ही कह रहे थे कि अभी सदस्यता लेंगे हाँ, अभी तो वो पार्टी। नया चेहरा ही हो गया ना। हाँ, वो नया चेहरा है। आपके वो क्या नाम है, मोहनलाल भगत जी, मोहनलाल वो भी नए चेहरे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। श्यामलाल जी भी नए चेहरे हैं। नहीं, नहीं, श्यामलाल पार्टी सर पार्टी पार्टी फिर वही बात करते पार्टी के लिए तो नया चेहरा है ना। देवेंद्र सिंह राणा जी नए चेहरे ही हैं सारे। रिपीट कौन हुआ है? चलिए ठीक है, एक बार रिपीट वहां से हुए 3, बिल्कुल बिल्कुल, डोडा किश्तवाड़ से, वहां से बिल्कुल। रिपीट हुए हैं 3 आपके। ये आरएस पठानिया साहब रिपीट हुए हैं। एक मेरे ये रिपीट हुए हैं, राजीव शर्मा जी रिपीट हुए हैं, जसरोटिया साहब हाँ, जब रिपीट हुए। सिसोदिया जी। यही तो रिपीट हुए हाँ, और कौन? चलिए ठीक है। डॉक्टर मनिवाल साहब रिपीट हाँ, हुए, तो डॉक्टर बाकी मनिवाल देख तो साहब। लीजिए आपके तो जो 25 थे, बाकी छोड़िए ना। तो चलिए, बीजेपी ने एक और लिस्ट जारी कर दी है, 6वीं लिस्ट अपनी जारी की है, और इस लिस्ट में 10 उम्मीदवारों के नाम हैं। कई हाई प्रोफाइल कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, कि हाई प्रोफाइल नाम इस लिस्ट में शामिल हैं। अब इंतजार रहेगा कांग्रेस के बचे हुए जो सीटें हैं, जिन पर अभी तक कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया है, उन पर भी नजर रहेगी। लेकिन ये बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को ये कंफर्म करना चाहिए, थप्पा तो हमने देखा है, कहीं चेंज ना हो जाए। कोई भरोसा नहीं। चलिए, फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।